जरूर कीजिए, साथ में पेन पेपर लेकर भी बैठिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आपको क्लास में नहीं मिलती हैं और उन्हें आपको लिख कर रखना जरूर है। सुमित, गोविंद, कट्टर, चलो, माही, अनुभा, अनुसुईया, छोटू, संजीत, अवनी, ओम प्रकाश, CPN, राहुल, मानवी, स्वांगता, ओम प्रकाश, गौतम, युवराज, भुवनेश्वर, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक तरफ आपको पहाड़ियां दी गई हैं, एक तरफ दिए गए हैं क्षेत्र, आपको बताना है कि मैचिंग में कौन सा सही हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट पर हैं, कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट पर हैं, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में हैं और मिकिर पहाड़ियां जो हैं ये पूर्वोत्तर तट पर है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा एक सही है ये आपको बताना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये मान लीजिए अपने भारत का जो है दक्षिणी हिस्सा है ना, ठीक, ये क्या है, अपने भारत का दक्षिणी हिस्सा है। यहां पर ये आता है आपका कोंकण और ये है आपका मालाबार और ये है आपका कोरोमंडल, है ना। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों जिस जगह मिलते हैं वो जगह कौन सी है, नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कमेंट में लिखकर बताइए। ये क्या है, विंध्य, ये है सतपुड़ा, ये है अरावली और ये है हिमालय। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी पहाड़ियां किस क्षेत्र में है, ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए, बी सही लग रहा है, मतलब तुमको अभी भी लग रहा है। कैमूर पहाड़ियां कहां पर हैं, कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट पर हैं। कोंकण तट यानी ये पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं वहां पर है। कैमूर है बिंद में, कहां पर, कैमूर है आपके बिंद में, कहां पर, जो बिंद पहाड़ियां हैं वहां पर पड़ता है आपका कैमूर, तो ये आपको याद रखना है। मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है, ये सही है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में है, ये भी सही है, यानी कि जो ऑप्शन सी है आपका, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कार्डामम, इन्हें हम बोलते हैं इलायची पहाड़ियां, क्या बोलते हैं, इलायची, क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलायची पहाड़ियां। और ये कहां पर हैं, ये केरल में पाई जाती हैं, कहां पर, केरल में ये देखने को मिलती है, यानी कि अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट पर देखने को ये मिलती हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, कौन सी, अनाईमुड़ी, और ये कहां पर है, ये भी केरला में ही है, कहां पर, केरल में है ये। अगर मैं पूर्वी घाट की बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी अरमाकोंडा, कौन सी, अरमाकोंडा। बिंद की याद रखिएगा क्या है, सद्भावना, और सतपुड़ा की आपकी धूपगढ़, कौन सी, धूपगढ़ चोटी, तो ये आपको याद रखना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोद्दा बेटा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अब स्थित नहीं है। गलीकोंडा, सलहेर, सिकराम गट्टा और मादुगुला कोंडा। Which of the following mountain peak is not located in the eastern घाट, गलीकोंडा, सलहेर, सिकरामगट्टा और मादुगुला कोंडा। क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। साथ में क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, अरावली की गुरु शिखर है और एवरेस्ट तो अपनी माउंट एवरेस्ट की है, सॉरी, जो माउंट एवरेस्ट है ये अपनी हिमालय की तो है ही, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि सलहेर। सलहेर कहां की है, सलहेर महाराष्ट्र में है, कहां पर, महाराष्ट्र में है। सह्याद्री, किसकी, सह्याद्री की जो है, ये सह्याद्री जो है उनका हिस्सा है। सह्याद्री एक अलग नाम है किसका, पश्चिमी घाट का, किसका, पश्चिमी घाट का। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सलहेर, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, गलीकोंडा जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, कहां की, तो याद रखिएगा पूर्वी घाट की, ठीक। आगे, आप माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी ये आपको बताना है। जुंको ताबेई, कोरोलिन मिकेलसन, बेलिंगटा, तेरेस्कोबा और उपयुक्त में से कोई नहीं। द फर्स्ट वुमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट बाज कौन है ये आपको बताना है। साथ में अगर महिला की बात करूं तो भारतीय बताइए, इंडियन, फर्स्ट इंडियन कौन है ये आपको बताना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन
कौन है ये आपको बताना है। सेकंड कौन है ये आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था, फर्स्ट इंडियन कौन है ये आपको बताना है। साथ में आपको बताना माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला पहला पर्सन कौन था ये भी आपको बताना। फर्स्ट पर्सन या मतलब बेसिकली ये दो लोग गए थे, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन थे ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। इन 3-4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बताओ जरा क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हो जाएगा आपका जुंको ताबेई, और ये कब गई हैं, ये गई हैं 1975 में, और ये हैं कहां की, ये हैं जापान की। कहां की, जापान की। पहली महिला कौन है तो ये हो जाएंगी बछेंद्री पाल, ठीक है। दूसरी कौन है तो याद रखिएगा ये हो जाएंगी आपकी संतोष यादव, और याद रखिएगा एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली ये महिला हैं, कौन, आपका संतोष यादव। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। बछेंद्री पाल कब गई थी तो 1984 में गई थी। कब, 1984 में। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला इंडियन कौन था तो याद रखिएगा पहला इंडियन था अवतार एस चीमा। कौन थे, अवतार एस चीमा। ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे। क्या थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, मतलब वो पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, कौन है वो तो याद रखिएगा उनका नाम है एडमंड हिलेरी। 2 लोग थे बेसिकली ये, और एक और है, क्या नाम है उनका तो याद रखिएगा उनका नाम हो जाएगा आपका तेजिंग मैं लिख देता हूं तेजिंग नारंगे, इधर लिखता हूं तेजिंग नारंगे। ये नाम है, ये वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले किस पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। अगला, नंदा देवी स्थित है कहां पर, नंदा देवी इज सिचुएटेड एट, कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे। नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में। नंदा देवी इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम। क्वेश्चन है आपका चौथा, बताओ जरा क्या हो जाएगा। मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं बस सोच रहा था बहुत बड़ा नाम हो जाएगा इसलिए मैंने सिर्फ तेंजिंग नारंगी लिख दिया। इससे आप समझ, जब भी आएगा तो आप समझ तो जाएंगे कि कौन है। जो आर.एस. चीमा है ये चढ़े थे 1965 में, है ना, एवरेस्ट पर। खुशी गुप्ता, बहुत अच्छे। निधि, राजेश्वर, कपिल, मनीष, बलराम, चलिए बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, नंदा देवी कहां पर है तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में। अच्छा एक बात बताओ, उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है उनमें से किसी 2 नेशनल पार्क के नाम बताओ। उत्तराखंड में स्थित कोई भी 2 नेशनल पार्क के नाम तुम्हें बताने हैं, ठीक है। एक हिमाचल प्रदेश का बता दो और एक सिक्किम का बताओ, अगर तुमको पता हो तो बताओ फटाफट से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश, बेसिकली हिमाचल प्रदेश है, इसे हिमालय प्रदेश भी कहते हैं, याद रखना। पर मैं हिमाचल ही कर देता हूं पहले, वैसे इसे हिमालय प्रदेश भी कहते हैं तो मानना यकीन, मतलब ठीक है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश और सेला उत्तराखंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपको बताना है। राजा जी और जिम कार्बेट ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है, बढ़िया। नन्ना देवी भी वहीं का है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश का है, जो पिन वैली है ये हिमाचल प्रदेश का। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, खीर गंगा कहां का है बताओ, कमेंट में लिखकर बताओ खीर गंगा कहां का है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो याद रखिएगा जो सेला है ये उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में है। कहां पर, जो तवांग है ना, तवांग क्षेत्र जो है उसके और पास है ना। इस पर अभी हाल फिलहाल में फिर से एक न्यूज आई थी, झड़प की ले गए, और उससे के बाद आपको एक न्यूज सुनने को मिली होगी कि यहाँ पर इंडियन आर्मी जो BRI है वो क्या बना रही है, एक टनल बना रही है ना। तो उसके बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक।
चलिए तो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि सेला। आगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है, डार्विन, विलियम, हक्सले, लेमार्क। हुज प्रोवर्ब इज, जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसकी लोकोक्ति है इनमें से, ये आपको बताना है ना, ये किस चीज को डिफाइन करता है। तो देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, किसकी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देने वाला कौन था, तो याद रखिएगा ये थे डार्विन। कब दी थी इन्होंने, 1858 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। साथ में आपको याद रखना है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है इसे मतलब सॉरी, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये किसने दी, डार्विन ने। डार्विन को विकासवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें विकासवाद का जनक भी कहा जाता है। लेमार्क को क्यों याद करते हैं, लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कमेंट में लिखकर बताइए, सभी के सभी कमेंट में लिखकर बताइए लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया है। राणा है ना, नित्या शर्मा, ठीक, केरल में नहीं है, रोहित बहुत अच्छे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, बंदर पुच्छ जो हिमनद है उससे यमुना नदी निकलती है, बारह सिंगरी से चेनाब निकलती है, मिलाम से मंदाकिनी निकलती है, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है और जेमू से मानस नदी निकलती है। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको यह बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। प्रांजल डे का, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद, बताओ जरा क्या हो जाएगा। हिंदी एक तरफ हिमनद है और एक तरफ है नदी, किस हिमनद, जैसे गंगोत्री हिमनद से क्या निकली है, गंगा नदी निकली है ना, सॉरी हाँ ठीक है, अच्छा यमुनोत्री से यमुना है ना, बंदरपुछ वहां से यमुना, तो ये क्या है, ये हिमनद के नाम है ना, ग्लेशियर्स के नाम है। ठीक उसी तरह से बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है। देखो, बंदरपुछ से यमुना निकली है, सही है, बारह सिंगरी से चेनाब निकली है, ये भी सही है, और सियाचिन से नुब्रा निकली है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 4 कहां पर है, ये है आपके ऑप्शन ए में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। मिलाम से कौन सी नदी निकली है, तो याद रखिएगा जो मिलाम दर्रा है इससे गौरी गंगा निकली है। कौन सी, गौरी गंगा, कहां पर है ये उत्तराखंड में है। कहां पर, उत्तराखंड में। और अगर मैं जेमू की बात करूं तो यहां से जो है कौन सी नदी निकली है, याद रखिएगा यहां से निकली है तीस्ता, और ये कहां से है, ये है आपके सिक्किम और नेपाल वाला जो हिस्सा है, बेसिकली सिक्किम याद रखना, कहां से, सिक्किम में है ये, ठीक है, जहां से तीस्ता नदी निकली है। आगे, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है किसका, अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। इन एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द नेम रत्नाकर बाज इंडिकेटिव ऑफ अरेबिक सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, द यमुना एंड माइथिकल रिवर सरस्वती एट प्रयाग। रत्नाकर जो भारत का भूगोल है उसमें रत्नाकर शब्द किसके लिए है, ये आपको बताना है, बताओ। बढ़िया, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी यानी कि हिंद महासागर। किसके लिए, किसे डिनोट करता है ये डिनोट करता है हिंद महासागर के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे, संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 13 दिसंबर 1946। प्रारूत्र नहीं है, वो प्रारूप है, ठीक है। अच्छा, और आपका 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब, बताओ फटाफट से, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर BR अंबेडकर व्हेन बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी कंसीडर अंडर द चेयरमैन से, एक मिनट रुको, एक मिनट, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में, ओके, कब की, ये होगा व्हेन बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी कंस्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आगे नहीं होगा, ये पीछे होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इस हिस्से को इतना हटा दूं तो इसकी आवश्यकता है नहीं, ठीक है।
चलो बताओ जरा क्या हो जाएगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कब था, तो याद रखिए ये था आपका 29 अगस्त 1947। कब? 29 अगस्त 1947, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं 13 दिसंबर 1946, तो याद रखिएगा इस दिन उद्देश्य का प्रस्ताव आया था। क्या आया था? उद्देश्य का प्रस्ताव इस दिन आया था। और कौन लेकर आया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू इसे लेकर आए थे। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक युग्म है जो सही तरह से सुमेलित नहीं है? पहला, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार को बताता है। संविधान का तीसरा भाग, सॉरी सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, नहीं कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है, ठीक है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता को बताता है। संविधान का चौथा का मतलब पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य को दिखाता है। और संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिखाता है। आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। कमेंट में लिखकर बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। और याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आए हैं, और ऐसे में आपको इन्हें ध्यान से रखना ही है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें सही हो जाएगा आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आपके पार्ट 4A में है। अगर मैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं तो ये आपके पार्ट 4 में आते हैं, ठीक है। नागरिकता आपके पार्ट 2 में आती है। किसमें? पार्ट 2 में। मौलिक अधिकार जो है आपके ये पार्ट 3 का पार्ट 3 में है। किसमें? पार्ट 3 में, ठीक है। पांचवें में भाग में क्या है? तो याद रखिएगा पांचवें भाग में है आपका यूनियन, यानी कि संघ। क्या है? यूनियन। तो ये आपको याद रखना है। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 36 से 51, ठीक है। ये आपका 51A, ये है आपका 5 to 11, ये है आपका 12 to 35, ठीक। तो ये याद रखिएगा। आगे भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 पार्ट 16 याद रखना संबंधित है किससे? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ऑल इंडिया सर्विसेज, फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन, बाय मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। आपको बताना किससे संबंधित है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये कुछ वर्गों को विशेष जो उपबंध है उससे ये संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कौन है ये? दोबारा करो कमेंट तब तो पता चले क्या चल रहा है, ठीक है। देखो प्रशासनिक अधिकरण की अगर मैं बात करूं तो ये किस भाग में है? तो याद रखिएगा ये है आपके भाग 14A में। और याद रखिएगा इसे 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। किससे? 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसे जोड़ा गया है। अगर मैं वित्त आयोग की बात करूं तो याद रखिएगा जो वित्त आयोग है ये आपके किस उसमें है? तो याद रखिएगा ये 12 में है, भाग 12। और भाग 14 में अगर मैं बात करूं तो भाग 14 में आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है ना। किस आर्टिकल के तहत है? तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 312 के तहत है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा लाने का प्रस्ताव किस सभा में लेकर आया जा सकता है? लोकसभा में या राज्यसभा में? बताओ, या दोनों में किसी में भी ला सकते हैं। बताओ क्या हो जाएगा? भारती, ठीक है। रश्मि, संतोष, नरेंद्र। अच्छा, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? मतलब किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
नो बिल imposing टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस प्रोविजन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अनुच्छेद 117, 266, 306 और 307. बताओ जरा क्या हो जाएगा. क्वेश्चन है आपका 12 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका. क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका. आपको बताना है इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा. बहुत बढ़िया. ठीक है, क्या होगा तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 117 में है. किसमें? आर्टिकल 117 में. कमेंट में 307 में कहां से चलेगा तुम? राष्ट्रपति की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं संघ की, यानी कि यूनियन की. 300 में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. ऊपर से कर लगाने की बात कर रहे हैं, है ना. किसकी? वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं. वित्त विधेयक किसमें? वित्त विधेयक आपके आर्टिकल 117 में, है ना. वित्त विधेयक किसमें? वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है आर्टिकल 117 में. ठीक. अगला, सिर्फ राज्यसभा में लेके आया जा सकता है, ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके अगर कुछ लेकर आना है तो. ठीक. आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? कौन सा एक आर्टिकल है जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज हैज बीन मेड? आर्टिकल 310, 311, 312 और 313. बताओ जरा क्या हो जाएगा. क्वेश्चन है आपका 13. बहुत बढ़िया. ठीक. हाँ, ये तो बता ही दोगे. क्या हो जाएगा? आर्टिकल 312. अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर, राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर या प्राकृतिक संसाधन पर? व्हाट डज द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी डिपेंड ऑन? किस पर डिपेंड करती है ये आपको बताना है. बताओ. ठीक. धीरज, क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जो है यह किस पर निर्भर करती है. बताओ जरा किस पर निर्भर करेगी. ठीक है, किस पर निर्भर करेगी? तो याद रखिएगा जनसंख्या पर निर्भर करेगी. किस पर? जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर जो है ये निर्भर करेगी. तो ये आपको याद रखना है. आगे, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? इनमें से किसका सुमेल सही है ये आपको बताना है. अनुच्छेद 17, 78, 192 और 352. अनुच्छेद 17 में है न्याय के समक्ष समानता. अनुच्छेद 78 में संसद का गठन. अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते. अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा. अब बताओ क्या होगा. ठीक. निशु, गुलाम, SK, किशोर, टाइगर, एरिक, आशीष, लकी. चलिए, बहुत अच्छे. क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कौन सा एक सुमेलित है. तो जो आर्टिकल 352 है ये आपात स्थिति की घोषणा करता है. ये क्या है? ये बिल्कुल सही है. देखो, आपातकाल की अगर मैं बात करूं तो भारत में 3 तरह के या 3 आर्टिकल के तहत आपात दिए गए हैं. और भाई आपसे बार बार पूछता है. एक आपके 352 के तहत है नेशनल इमरजेंसी. ठीक है. एक है आपके आर्टिकल 356 के तहत जिसे प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं. और एक है आपका 360 के तहत जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. यही 3 है जो आपके एग्जाम में लौट लौट के पूछता है बार बार. देखो, 192 क्या है? तो याद रखिएगा 192 में राज्यों के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके लिए जो शपथ वगैरह जो है, शपथ या प्रतिज्ञान, उनके बारे में बात की गई है. ठीक है. अच्छा, अगर 17 की बात करूं तो ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है. संसद का गठन जो है ये आर्टिकल 79 के तहत है. एक संसद मतलब प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा और प्लस लोकसभा. प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए बताओ. अगर राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो मिनिमम एज, और लोकसभा में अगर जाना चाहते हैं तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, कमेंट में लिखकर बताओ. आगे, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को और भाषाओं को. द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. पॉलिटिकल पार्टी, अब मतलब जो आपका इसे दल बदल कानून को क्या बोलते हैं? देखो, जो पार्टी का मतलब
एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आते ना, जो दल बदल मतलब दल को बदल देते, मतलब अपना फायदा देखते ही दल को बदलते थे वो, या फिर पंचायत, या फिर आपका लैंग्वेज। चौथी अनुसूची में है क्या? अच्छा एक बात बताओ, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूची थी? आज वर्तमान में कितनी अनुसूची है ये बताना, ठीक है। 35, 30, 25, बहुत अच्छे। देखो अगर मैं बात करूं चौथी अनुसूची की, तो इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में बात की गई है। राजनीतिक दल बदल की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका अनुसूची 10, जिसे जोड़ा गया है 1985 में, राजीव गांधी की सरकार, ठीक है। भाषाएं किसमें है? ये है आपके 8 में। किसमें? ये है आपके 8 में। तो ये आपको रखना। पंचायती व्यवस्था जो है, जिसमें अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत की, किसकी? ग्राम पंचायत, तो ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा आपका 11, और नगर पंचायत की अगर मैं बात करूं या नगर पालिका की बात की जाए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पहले 8 थी, बाद में आज वर्तमान में 12 है। एक 1951 में ही जुड़ी है, 52 में सॉरी। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 9वीं, फिर 10वीं और 11वीं 12वीं। 11वीं 12वीं आपके 92 में जुड़ी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए? इनमें से किसके लिए वो उपबंध या वो प्रावधान किए गए हैं जो आपकी अनुसूची 5 और 6 में दिए गए हैं? किसके लिए है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण से संबंधित है या उनके लिए है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए है, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। किसके लिए है ये आपको बताना, बताओ। ठीक, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ये है। तो ये याद रखिएगा। आगे, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आपको बताना है जो अनुसूची 6 है ये इनमें से किस एक राज्य में लागू नहीं होती। उसमें स्पेशली वो जो अनुसूची 6 है ये सिर्फ 4 राज्यों के लिए है, सिर्फ 4 राज्यों में जो है ये लागू होती है। और इन 4 राज्यों में कौन कौन है? तो याद रखिएगा, एक तो है आपका आसाम, ठीक है, एक है आपका त्रिपुरा, ठीक, एक आपको याद रखना है मेघालय, और एक आपको याद रखना है मिजोरम। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है मिजोरम, यानी कि जो मणिपुर है ये इसमें शामिल नहीं है। मणिपुर जो है वो अनुसूची 4 के अंतर्गत नहीं आता है। कमेंट में लिखकर बताओ मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी त्रिपुरा, असम और मेघालय। देखो ऐसा करो, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन 7 की राजधानी लिख के बताओ। इन 7 की राजधानी तुम्हें लिख के बतानी कमेंट में, तो लिखकर बताइए। आगे, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता के वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास और उपरोक्त सभी। आपको बताना है क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग, यानी कि इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू, जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें अगर जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उससे क्या लाभ है, या वो इनमें से किस एक चीज को लीड करता है या अग्रसारित करता है? बताओ जरा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 19। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब है, देखो, संसाधनों का समुचित प्रयोग उससे होता है, उत्पादन में वृद्धि भी उससे होती है, और कुशलता में विकास, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी वृद्धि होती है। यानी कि इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इंपाल, कोहिमा, दिसपुर, अगरतला, आइजोल, ये तो 5 ही हुई। अच्छा बताओ, ईटानगर किसकी है? किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आई गई थी कब? इनमें से कौन सा वर्ष था तब लेकर आई गई है? द किसान क्रेडिट स्कीम वाज ब्राउट फॉर द फार्मर्स बाय, ये सिर्फ इसलिए लाई गई थी ताकि वो कुछ जो है एक तरह से लोन ले सकें, ताकि वो अपनी फसल वगैरह के लिए जो उपयुक्त संसाधन है उनका प्रबंध कर सकें, इसके लिए ये लेकर आई गई थी।
कब लेकर आई गई थी ये बताना है। कमेंट में लिखकर बताओ इसका प्रारूप तैयार किसने किया था। इसका ये जो केसीसी योजना है इसका जो प्रारूप है ये किसने तैयार किया था ये आपको बताना है। बताओ जरा किसने इसे तैयार किया है। क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा नाबार्ड द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिखकर बताओ ठीक है। और किस समिति के आधार पर इसका गठन हुआ है ये बताओ और कब इसका गठन हुआ है ये आपको बताना। डेट बतानी है ईयर नहीं बताना डेट भी बतानी है डेट के साथ ईयर बताना है ठीक है। ठीक अच्छा कब ये योजना लेकर आई गई थी ये योजना लाई गई है 1998 1999 में ठीक। अच्छा आगे हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड इन इनमें से कौन सा एक मंत्रालय परिषद संस्था है जो ऐसा काम करती है। अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से और भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। क्वेश्चन है आपका 21 आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा ठीक है। बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसे कौन करता है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कौन प्रकाशित करता है इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये आपको याद रखना है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट या इसे बोलते हैं नार्म्स है ना स्थित है कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट नई दिल्ली हैदराबाद नागपुर और नैनीताल। बताओ जरा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन आपका 22 क्या होगा तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हैदराबाद। अच्छा ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है ये आपको बताना है। बताओ इसकी स्थापना कब हुई है। अच्छा एक बात बताओ जो हैदराबाद है ये किसकी कैपिटल है। जो हैदराबाद है ये किसकी कैपिटल है और ये कब से इस राज्य की कैपिटल है ये भी आपको बताना है ठीक है। अगला क्वेश्चन गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है। योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रपति और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हु रिकमेंड्स द सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट। प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। आपको बताना है कौन एमएसपी जो है इसकी अनुशंसा जो है इनमें से कौन करता है ये आपको बताना है। तेलंगाना की, हैदराबाद और अमरावती या आंध्र प्रदेश की। 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही थे। 2014 से दोनों को अलग कर दिया गया है और उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो बन गई है आपकी अमरावती ठीक है। लक्ष्मी, राहुल बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका CACP यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इस विभाग की स्थापना कब की गई है 1965 में। कब 1965 में। और इसकी मैं बात करूं तो ये कब है ये है आपका 1976 ठीक है। अच्छा याद रखिएगा योजना आयोग जो है ये 1950 में गठित किया गया था। ये संविधानेतर संस्था है मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं है। कमेंट में लिखकर बताओ इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। इसे समाप्त कर दिया गया 2015 में और 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह पर जो अभी वर्किंग में है वो है नीति आयोग। नीति आयोग में जो नीति है NITI इसकी फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिखकर बताओ ठीक है। बढ़िया। अच्छा आगे निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। इनमें से कौन सी एक भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है ये आपको बताना है। भारतीय खाद्य निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण और खादी व ग्रामोद्योग निगम।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या लगता है क्या हो जाएगा? हाँ हाँ मत दो, जब एग्जाम होगा ना तब भी जो तुमको आंसर पता हो ना उनके आंसर लगा के मत आना तुम, है ना। चलिए बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? देखो इसके लिए जो सही जवाब है ये क्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कौन सा सबसे बड़ी, ये है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, अच्छा हाँ वो जो नाबार्ड का था, है ना, नाबार्ड की जो डेट है ये याद रखिएगा, ये है 12 जुलाई 1982, ठीक। समिति है शिव रमन, है ना। इसकी फुल फॉर्म तुम बता दो, ठीक है। आगे, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह क्या है? जो नेपा नगर है यह किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा और अखबारी कागज। द इंडस्ट्री फॉर विच नेपा नगर इज नोन एज सीमेंट, फर्टिलाइजर, हैंडलूम और न्यूज प्रिंट। बताओ जरा, नेपा नगर जो है ये इनमें से किसके लिए जाना जाता है? बताओ बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, इनके सपने में भगवान आए होंगे और उन्होंने इन्होंने ये जानकारी दी है, तो बस ये भगवान की कही हुई बात को ना बार बार दोहरा रहे हैं। ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, है ना। तो ज्यादा दिक्कत ना लो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। अच्छा, नेपा नगर जो है ये किस लिए जाना जाता है? याद रखिएगा ये जाना जाता है अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? जो अखबार का कागज होता है ना उसके लिए ये जाना जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो नेपा नगर है ये है कहां पर? बताओ जरा, नेपा नगर किस राज्य में है? क्या तुम्हें पता है जो नेपा नगर है ये किस राज्य में है? अनुज, नीलेश, अयान, श्वेता, जावेद, परमार। बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका जो नेपा नगर है ये मध्य प्रदेश में। कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी, लाला लाजपत राय, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सा एक सुमेल है जो कि सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना। बताओ। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना। बताओ। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा देखो इनमें से जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये तो यही थे, ठीक है। लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं ये। इंडियन नेशनल आर्मी के जो चीफ थे ये थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता था वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। गदर पार्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना हुई है 1913 में। कहां पर हुई है? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। साथ में याद रखिएगा किसने किया? तो याद रखिएगा ये की है सोहन सिंह भाकना। और लाला हरदयाल, ये 2 मेन थे। इनके अलावा भी कई लोग थे जिन्होंने साथ मिलकर जो है इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की है। गदर पार्टी एक अखबार निकालती थी जिसका नाम था गदर अखबार, और याद रखिएगा ये उर्दू और पंजाबी, किसमें? उर्दू और पंजाबी में निकलता था। ये जो अखबार है ये किसमें निकलता था? ये उर्दू और पंजाबी में निकलता था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। मतलब कहने का यह है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद घटना कौन सी घटी है, फिर कौन सी घटना घटी है, और उसके बाद जो घटी घटना है वो कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कालानुक्रम में बताना है। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो
सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1930 में, ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ है? तो याद रखिएगा जो पूना पैक्ट है ये हुआ है आपका 1932 में। कब? लगभग 26 या 22 सितंबर, ठीक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो ये हुआ है मार्च 1931 में, मार्च नहीं 1931 में। और क्रिप्स मिशन जो है ये आया है आपका मार्च 1942 में, मार्च 1942, ठीक है। अब इसे क्रम में लगाओ तो सबसे पहले हुआ है सबने अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आया है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हुआ है आपका पूना पैक्ट, और उसके बाद आया है आपका क्रिप्स मिशन। यानी कि अगर देखा जाए तो चौथा है, चौथे के बाद है दूसरा, दूसरे के बाद है पहला, और पहले के बाद है तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, ये रहा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि इनमें से 1935 के मुख्य तत्वों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं था, या कौन से सम्मिलित कौन से प्रमुख जो था इनमें वो सम्मिलित था, ठीक है। नीचे दिया गया कूट संरचना में से सही उत्तर का चुनिए। मतलब एक संघ का प्रावधान इसमें आया था, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में द्विशासन यानी द्वैध शासन की प्रस्तावना लाई गई, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान की गई। ऐसा तो किया ही नहीं गया 47 से पहले, है ना। बढ़िया बेटा, ऐसा है तो पेपर में भी आएगी फिर, है कि नहीं। पेपर में तो तुमको कुछ ही नहीं आएगा। पेपर में जब तुम देखोगे खोल के उस पेपर को तो वहां तो तुमको कुछ ही नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तुमको पढ़ाया होगा उस टाइम तुम सो रहे होगे। दिक्कत वाली बात तो है ही। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, यह सही है। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। किसमें? केंद्र में द्वैध शासन लेकर आया गया था। तो यह आपको याद रखना, 4 तो किसी कीमत पर होगा ही नहीं, ठीक है। चलो अगला। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? Who was the Prime Minister of England when the Montagu Chelmsford Act was passed in 1919? बताओ जरा। 1919 में जब ये अधिनियम पास हुआ था उस समय कौन था प्रधानमंत्री? कहां का? इंग्लैंड का। बताओ जरा क्या हो जाएगा? ठीक, बढ़िया। और तो मूक है ना, हाँ होता है ऐसा। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये थे आपके लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ टी टू। देखो ये था कि एक 1813 का चार्टर एक्ट आया था, है ना। इससे पहले जो जितना भी व्यापार भारत के साथ करना था इंग्लैंड में, तो वो सिर्फ इंग्लैंड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंग्लैंड की थी, वही सिर्फ भारत के साथ या कहूं पूर्व में व्यापार करने का अधिकार रखती थी, क्योंकि उसने फरमान लिया हुआ था कि हम ही करेंगे, बाकी इंग्लैंड का कोई और वहां व्यापार करने, पूरब की ओर व्यापार करने नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन 1813 में चीनी और चाय का छोड़ के जो बाकी का व्यापार था वो इनसे छीन लिया गया, या ऐसा कह सकते हैं कि बाकी का जो व्यापार था वो सभी के लिए ओपन कर दिया कि अब इंग्लैंड का हर व्यक्ति जाके पूरब में क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है, सिवाय चीनी और चाय के। लेकिन ये दो व्यापार भी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा छीन लिए गए। 20 साल बाद इन्हें भी छीन लिया गया, तो ये आपको याद रखना है। आगे, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। ऑन द फर्स्ट ओकेशन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय। आपको बताना है कि जब पहला अवसर था जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई भारत में, तो नियुक्ति की किसने, ये आपको बताना है। अरविंद प्रजापति। बहुत अच्छे, बताओ जरा किसने की है? पागल हो गया। बढ़िया। क्या हो जाएगा?
तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गवर्नर जनरल ने। ध्यान दो, 1947 तक भारत में वायसराय थे। कौन थे? वायसराय थे। और अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत को आजादी मिली उसके बाद वायसराय की जगह भारत में कौन आया? मतलब जो पद था वायसराय का वो किस में बदल गया? फिर से बदल गया गवर्नर जनरल में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो याद रखिएगा ये भी माउंटबेटन था। और इसी ने पहले पीएम की जो अंतरिम सरकार थी उसके पीएम की नियुक्ति की थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद सी जो राजगोपालाचारी थे। ठीक है, कौन थे? राजगोपालाचारी जो थे ये बने हैं क्या? ये बने हैं सी गोपालाचारी जो है ये गवर्नर जनरल बने और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, पहले भारतीय और अंतिम या दूसरे स्वतंत्रता के बाद दूसरे गवर्नर जनरल यही थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे तबकात ए अकबरी किसने लिखी है? एक और बुक है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी ये भी एक बुक है। बताओ जरा किसने लिखी है? हु रोट तबकात ए अकबरी? किसने लिखी है? तो याद रखिएगा ये लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। बदायूनी और फैजी ने जो महाभारत थी उसका अनुवाद फारसी में किया था रज्मनामा के नाम से। ठीक है, और अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। तबकात नासरी जो है लिखी है मिनहाज उस सिराज ने। किसने? मिनहाज उस सिराज। और इसने इसके बारे में रजिया सुल्तान वगैरह के बारे में लिखा है क्योंकि रजिया सुल्तान 1227 के समथिंग ये भी था और उसी समय रजिया सुल्तान थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ है आपकी राजधानियां और एक तरफ है देश। कौन सा गलत है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है, ऑस्ट्रिया की वियना है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है और फिनलैंड की हेलसिंकी है। देखो फिनलैंड के बारे में याद रखिएगा इसे 1000 झीलों का देश, हजार झीलों का देश या झीलों का बागान एक तरह से कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो स्विट्जरलैंड है इसकी जो राजधानी है ये बर्न है। क्या है? बर्न। जेनेवा नहीं है। बाकी ऑस्ट्रिया की वियना है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है और फिनलैंड की हेलसिंकी है। ठीक है, अच्छा आगे, किंकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। किंकी इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड एट। क्या पूछ रहा है? किंकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। किंकी इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड एट। जापान में, जर्मनी में, रूस में या यूके में? कहां पर है? तो याद रखिएगा ये जापान का है। कहां का है? ये जापान का है। प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है। द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन इज डच KLM। मतलब ये डच कंपनी से, मतलब जो डच थे ना वो इसे ओन करते थे। एयर कनाडा, क्वांटास एयरवेज और एयर सहारा, इनमें से प्राचीनतम एयरलाइन कौन सी है? याद रखिएगा इसकी जो ये जो स्थापित की गई थी ना यहां, जब इसे एक तरह से शुरू किया गया था तो कहां शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा नीदरलैंड में इसे शुरू किया गया है। कहां पर? नीदरलैंड में इसे शुरू किया गया है। शुरू हुई है ये 1919 में। कब? 1919 में। नाम है इसका डच KLM। क्या है? डच KLM। ठीक है बेटा, छोड़ो आगे। कागज की खोज कहां की गई है? पूछ रहा है कागज की खोज कहां हुई है। यह जो खोज है ये हुई है आपकी 202 ईसा पूर्व में। कब? 202 ईसा पूर्व में जो है ये खोज हुई है। और हुई कहां पर है ये आपको बताना है। किसकी? कागज की। ठीक, बढ़िया। है ना? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चीन। कहां पर खोज हुई है? खोज हुई है इसकी चीन में। आगे, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 24 जनवरी सेलिब्रेटेड एज विच डे इन इंडिया? राष्ट्रीय बालिका दिवस, किसान दिवस, कृषि दिवस या बुजुर्ग दिवस? किसान दिवस कब है? तो याद रखिएगा ये है आपका 23 दिसंबर। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए,
क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? हु इज एसोसिएटेड विद द टाइटल ऑफ लोकमान्य इन इंडिया? इनमें से कौन है जिसे लोकनायक, सॉरी लोकमान्य नहीं, लोकनायक की उपाधि जो है ये दी गई है? बताओ बेटा, वो कांड नहीं है, वो ना एक बेहतरीन आविष्कार है जिस पर तुम अभी साइड में तुमने लिखा होगा, है ना, कि 202 ईसा पूर्व चीन में कागज का आविष्कार हुआ था, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो कागज, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, वरना पत्थरों पर ही लिख रहे होते अभी तक तुम, और तुमसे एक लाइन लिखने के लिए ना हथौड़ी और छेनी लेके बैठे होते तुम कि अरे यार इतना लिखवा रहे हैं क्या बताऊं, है ना। कार्यक्रम पकड़ जाता पूरा, पता चल रहा लोकमान्य सिर्फ लोकनायक लिखने में पूरा दिन निकल गया, तो समस्या हो जाती। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? हु इज एसोसिएटेड विद द टाइटल ऑफ लोक नायक इन इंडिया? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये उपाधि जो है ये दी गई है जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को दी गई है उपाधि, या जिसके लिए जाने जाते हैं वो है महामना। क्या? महामना। बाल गंगाधर तिलक को किसकी है? तो याद रखिएगा इन्हें कहा जाता है लोकमान्य। और लाला लाजपत राय को कहा गया है केसरी। ठीक, आगे। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। एक जापानी कला है जिसका नाम है इकेबाना, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इकेबाना इज आ जैपनीज आर्ट विच इज रिलेटेड टू, कागज को मोड़ने से, फोल्डिंग द पेपर, फूलों को सजाने, डिकोडिंग फ्लावर्स, पेड़ों की कटाई, फेलिंग ऑफ ट्रीज, रेत पर चित्रकारी, पेंटिंग ऑन सैंड। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। किससे संबंधित है ये आपको बताना। क्वेश्चन है आपका 39। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये फूलों को सजाने की एक कला है। क्या है? फूलों को सजाने की एक कला। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज लोकेटेड इन सिक्किम? सिक्किम में इनमें से कौन सा एक मठ है? रुमटेक, के, हेमिस और तबू। देखो हेमिस जो है ये कहां पर है? ये लद्दाख में है। कहां पर है? ये है लद्दाख में, ठीक है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं रुमटेक तो ये कहां पर है? ये सिक्किम में है, और ये दोनों हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, तबो और के, ठीक। आगे, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। इनिशियली ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ नॉन कोऑपरेशन पॉलिसी, बट लेटर ही टर्न्ड इन फेवर ऑफ गांधी जी। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। लाला लाजपत राय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के साथ। बस ये पूछ रहा है क्या उसमें इनका भी योगदान था या नहीं? तो हाँ, इनका भी योगदान उसमें था। मेजरली दो नाम है पर इनका योगदान था। और असहयोग आंदोलन को लेकर भी जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। जो तबला है ना, हाँ, ये इसका प्रचलन जो है ये किया किसने? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला बाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन और बैजू बाबरा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 42। किसने कहा है? किसने किया है? याद रखिएगा इसी व्यक्ति ने लिखी है तुगलकनामा। तुगलकनामा इसने भी लिखी है। नूर सिपिहर लिखी है। आसिका जो है ये इसी की पुस्तक है, ठीक है। कव्वाली का जनक इसी को कहा जाता है। तूतिए हिंद भी इसको कहते हैं। नाम है इसका अमीर खुसरो। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा दिल्ली पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत किंग्स इज नोन एज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन म्यूजिक? जयचंद्र गहड़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा और मान सिंह। क्वेश्चन है आपका 43। बढ़िया, इनमें से कौन सा है राजपूत राजा जिसने संगीत पर पुस्तक लिखी है? क्या नाम है उसका? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था।
द मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द विजिट ऑफ हुएनसांग टू इंडिया बाज। आपको बताना है कि जब हुएनसांग इंडिया में था उस समय उसने इनमें से कौन सा एक शहर है जिसे सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए बताया है, या इसने कहा है कि यह शहर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता था। बताओ जरा कौन सा एक हो जाएगा। याद रखना यह हो जाएगा आपका मथुरा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका मथुरा। अच्छा एक बात बताओ, 16 महाजनपद में मथुरा भी था एक, है ना? इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी 16 महाजनपदों में जब जो मथुरा था उसकी राजधानी? अच्छा एक बात बताओ, 16 जो महाजनपद हैं इनका उल्लेख किस में मिलता है? कौन सी दो पुस्तकें हैं जिनमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है? देखते हैं तुमको पता भी है कि नहीं। आगे, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया बाज, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास और झांसी की रानी। कौन सा भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी ये आपको बताना है। बताओ। आ जाएंगे, पहले तैयारी तो कर लो। कई बार ऐसा होता है सरल क्वेश्चन करते करते एकदम कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो दिक्कत होती है। सूरसेन। अच्छा एक बात बताओ, मथुरा की राजधानी थी या मथुरा किसी की राजधानी थी? ये बताओ। मथुरा वृंदावन, होशियार इधर, है ना? पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। इसमें 3 लोगों ने रोल किया था, जिसमें 2 स्त्रियां थी और जो है एक पुरुष थे। बेसिकली थे तो तीनों ही पुरुष। इनमें जो 2 पुरुष थे उन्होंने स्त्री का रोल किया था और एक ने राजा हरिश्चंद्र का। ये क्या है? ये मूक फिल्म थी, मतलब गूंगी फिल्म थी, बोलने वाली फिल्म ये नहीं थी। याद रखिएगा आपकी एक क्लास सुबह 6 बजे है करंट अफेयर की अश्विनी सर की, एक क्लास है आपकी सुबह 9 बजे गुलशन सर की मैथ की, एक क्लास है आपकी सुबह 11 बजे जीएस की मैं करा रहा हूं, एक क्लास है आपकी दोपहर 2 बजे हिंदी की, ये भी मैं कराता हूं, एक क्लास है आपकी शाम को 4 बजे, सॉरी हाँ ठीक है, निखिल सर की रीजनिंग की, एक क्लास है आपकी शाम को 6 बजे स्टैटिक जीके की अश्विनी सर की क्लास, और एक है आपकी रात 8 बजे मैथ और रीजनिंग की आपके अपने अजय सर की। तो इस क्लास के साथ आपको जरूर जुड़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी क्लासेस हैं और इनके साथ आप सभी को जुड़ना है। क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। साथ में याद रखिएगा आपके ऐप पर इस